हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इसके पहले हम लोग ने वेक्टर्स के 5 लेक्चर देख रखी है और मैं 5वें लेक्चर का इसे पार्ट बी बोलने वाला हूं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पर बात करना है, मतलब मैं इस वाले वीडियो को ना एक फिलर वीडियो की तरह लेने वाला हूं। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर डिस्कशंस हम लोग को कर लेना चाहिए। इसके पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करें जो कि लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, तो वही ये लास्ट वाले को 5 पार्ट ए लेते हैं, इस वाले को 5 पार्ट बी लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पे बातें की थी बट इनका कुछ एप्लीकेशन नहीं देखा था, तो आज इस वीडियो में पहले यूनिट वेक्टर का कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, a unit vector is a dimensionless vector having a magnitude of exactly 1 and it gives direction। हम लोग एक वेक्टर अगर लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, लेट्स से वेक्टर ए, और मुझे चाहिए कि मैं इसी तरफ पॉइंट करता हुआ एक क्वांटिटी बनाऊं जिनकी वैल्यू मान लो 5 रहे या 4 रहे या 3 रहे या जो मेरे को पता है, पर डायरेक्शन इसी की तरफ रहे। तो सबसे पहले मुझे इस वेक्टर में से डायरेक्शन पार्ट को निकालना है। देखो भाई, एक वेक्टर में ना 2 चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। मैं अगर इसमें से मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जब कैंसिल हो जाएगा तो मान लो 3/3 वैल्यू क्या बचेगा 1, 4/4 वैल्यू क्या बचेगा 1। अगर इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 10 है तो 10/10 वैल्यू क्या बचेगा 1। तो भैया ए कैप ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? ये कैप का मतलब होता है कैप, इसे जब भी ऐसा सिंबल देखते हैं हम लोग इसे कहते हैं कि भाई ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर। और वेक्टर में 2 चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मुझे यहां पे वेक्टर ए का मॉड लिखना चाहिए था, या तो मैं लिखूं सीधा ए या लिखूं मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल गिव यू ओनली डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू 1 है, इसीलिए इसका नाम है बच्चों यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैं इसको यूज करता हूं थोड़ा सा, मैं इसे और यूज करता हूं थोड़ी देर में। तो बच्चों अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए, बाई स्टैंडर्ड्स बाई रूल्स, हम लोग अलोंग एक्स की तरफ पॉइंट करते हुए यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, अलोंग वाई की तरफ पॉइंट करते हुए को जे कैप बोलते हैं, अलोंग जेड की तरफ पॉइंट करते हुए यूनिट वेक्टर को के कैप बोलते हैं। इस पर और अभी डिटेलिंग कुछ हम लोग करेंगे, पर मैं जब डॉट पर पढ़ाऊंगा, जब मैं क्रॉस पर पढ़ाऊंगा, मैं उस समय वापस थोड़ा थोड़ा बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि चीजें आस्ते आस्ते दिमाग में बैठती जाए। मतलब खुद को कोई फोर्स मत करो कि अभी समझना है, जितना समझ सकते हो इसमें समझोगे। फिर हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे फिर वापस इन बातों को एक बार दोहराएंगे, फिर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। इस तरह आस्ते आस्ते करके चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो भैया आई कैप हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप हो गया अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप हो गया अलोंग जेड एक्सिस। ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। मैं कहता हूं कि आई कैप पॉजिटिव एक्स की तरफ, माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट करती हुई, ये स्टैंडर्ड है। अब इसका कुछ और नाम रखा भी जा सकता था, हम लोगों ने आई कैप ही रखा, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, आउट ऑफ चॉइस है भाई। तुम चाहो तो इस डायरेक्शन को कोई एम कैप या ए कैप या बी कैप या सी कैप कुछ भी दे सकते थे, बट बाई स्टैंडर्ड्स कुछ लोगों ने बोला चलो अलोंग एक्स को आई कैप बोला जाएगा, नेगेटिव एक्स को माइनस आई कैप, ऊपर को जे कैप, नीचे को माइनस जे कैप, बाहर आते हुए डायरेक्शन को के कैप, पीछे डायरेक्शन को माइनस के कैप एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यूज करता हूं इस बात को, फिर तो जो मैंने बताया यूनिट वेक्टर वाली बात उसे हम लोग यूज करते हैं, और जो भी हम लोग सीख रहे हैं बच्चों सब पर एक एक एप्लीकेशन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, देखो फोर्स F has magnitude 15 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ F is at 37 डिग्री फ्रॉम द नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ F is at 37 डिग्री फ्रॉम द नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में है। अगर हम लोग लिखते हैं 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, तभी नीचे कहीं बन रहा होता, मतलब इस कोऑर्डिनेट में होता, राइट? पर क्योंकि बोला गया पॉजिटिव y एक्सिस के टुवर्ड्स है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। रिप्रेजेंट f इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप। तो बच्चों इस तरफ 15 न्यूटन होना एट एंगल 37 डिग्री, यह भी एक वेक्टर का प्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ वेक्टर को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है? इस तरफ कितना और ऊपर की तरफ कितना। हम लोग रिजॉल्व करना जानते हैं बच्चों,
है ना। रिजॉल्विंग पर हम लोग बातें इंटरवल्स पर ऑलरेडी एक बार पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, फिर करेंगे। तो भाई ये कितनी होगी 15 cos 37, जिधर एंगल बनता है वो cos, जिधर ना बने उसे कहते हैं साइन। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं हम लोग 15 ऐसे गए, या तो ऐसे बोले कि 37 डिग्री में लोग 15 न्यूटन का इस तरफ फोर्स दे रहे हैं, या मैं ऐसे तोड़कर बताऊं, क्या बताएं भाई, हम लोग एक फोर्स इधर की तरफ दे रहे हैं। cos 37 का मतलब होता है बच्चों, मैंने बताया था पीछे कुछ दिनों पहले ही कि 3 4 5 एक फेमस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 3 4 5, जहां पे 3 के सामने वाली एंगल होती है 37 डिग्री और 4 के सामने वाली एंगल होती है 53 डिग्री। तो कोई अपने को बोलता है cos 37 मतलब ये होता है 4/5, कोई बोलता है cos 37 तो ये होता है बच्चों 4/5, कोई बोलता है बच्चों sin 37 ये होती है 3/5, कोई बोलता है tan 37 ये होता है 3/4, कोई बोलता है cot 37 होता है 4/3, है ना। p/b या फिर p/h साइन होता है, b/h cos होता है, कोई बोलता है cos 53 तब होता है 3/5, कोई बोलता है sin 53 तब होता है 4/5। तो बच्चों हम लोग को ना ये ट्राइंगल याद रखना है, बस ये ट्राइंगल अगर याद रहेगा ना तो अपना काम होता रहेगा। तो मुझे पता लग गया cos 37 कितना है, cos 37 है 4/5, मतलब 15 इंटू 4/5, और ये है 15 इंटू 3/5। ठीक है, 15 इंटू 4/5 और 15 इंटू 3/5। तो ये 5 कैंसिल, क्या बचेगा, इधर 3, इधर आया 12, इधर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, कितना आ रहा है 3 3 9। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इस तरफ कितना लग रहा है फोर्स 12, और ये डायरेक्शन क्या है नेगेटिव x, तो अपने लिख सकते हैं -12 i कैप, है ना। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर f क्या है, -12 नेगेटिव x की तरफ i कैप, और ऊपर की तरफ कितना 9, तो लिख सकते हैं 9j कैप। ये हो गया वेक्टर f का एक और प्रेजेंटेशन, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रिजॉल्व्ड फॉर्म, इसे हम लोग कहते हैं रिजॉल्व्ड फॉर्म, इसे हम लोग कहते हैं रिजॉल्व्ड फॉर्म। तो ये हो गया क्या भाई, -12y + 9j। अगर हम लोग चाहें तो वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि ये हो गई मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन एंगल बताकर, या एक और तरीका है -12y + 9j बोले, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बच्चों दो तरीका होता है। एक होता है अनरिजॉल्व्ड फॉर्म, मतलब ये वाली जो फॉर्म है इसे हम लोग कहते हैं अनरिजॉल्व्ड फॉर्म, इसे हम कहते हैं अनरिजॉल्व्ड फॉर्म। और ठीक जो मैंने i कैप j कैप फॉर्म में बताया चीज को तोड़कर, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रिजॉल्व फॉर्म। सेम वेक्टर को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है अनरिजॉल्व्ड जहां मैं वैल्यू और एंगल बता के डायरेक्शन बता दूं, और एक होता है मैं इस तरह i कैप j कैप का इस्तेमाल करके वैल्यू और डायरेक्शन बताऊं। अब मुझे अगर ये पता है तो मैं आराम से f की मैग्नीट्यूड भी ऑब्टेन कर सकता हूं बच्चों। ये क्या होगा, √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। कैसे बच्चों, मुझे पता है ये बेस है, मुझे पता है ये 9 क्या है, परपेंडिकुलर। मैं इस 9 को इधर प्रेजेंट करूं या फिर इधर प्रेजेंट करूं, बात बराबर है। हम लोग जानते हैं पैरेलल शिफ्ट से, मैं 9 इधर प्रेजेंट करूं या फिर इधर प्रेजेंट करूं, बात बराबर है। तो √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, बच्चों 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 स्क्वायर होती है 81, √ओवर जब करते हैं यहाँ तो 225 का रूट होता है 15, आ गया 15 वापस। तो अगर हम लोग के पास -12 + 9j दे दे और बोले बताओ इस f का मैग्नीट्यूड, तो अपने लिखेंगे √ओवर ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड, है ना। समझ आ रहा बात, ठीक है। अपने को अगर एंगल निकालना होता, मुझे पता है ये 9 है, मुझे पता है ये 12 है, मैं लिखता अच्छा tan थीटा इज 9/12, वो आता 3/4, तो tan थीटा f इज 3/4, मतलब tan थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा होता है 37 डिग्री। इस तरह से हम लोग यहां से इधर जा सकते थे और वहां से इधर आ सकते थे, मतलब हम लोग ने दोनों चीज सीखा। अगर इस तरह 15 और 37 देते तो रिजॉल्व करना है, i कैप j कैप लगाना है, और i कैप j कैप दिया हुआ इधर जाना है, तो बस उसे वापस स्क्वायर करके √ओवर करना है, तो वैल्यू आ गई। और डायरेक्शन के लिए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है, y वाला, बेस कौन है, x वाला। ठीक, चलो मैं और बात करता हूं आगे भी, पर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। तो बच्चों मैंने बोर्ड पर एक और क्वेश्चन रख के रखा है, आराम से इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल विथ प्लस x एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्या बोलना है भाई अपने को, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होती है बच्चों, वैल्यू निकालना। मतलब अगर अपने को एक वेक्टर दिया है, वेक्टर a = 3i + 4j, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल सकता हूं एक वेक्टर है,
या फिर मान लो मैंने इसे मन में बोल दिया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर तो कोई भी हो सकता है ना, वो फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना। हर वो क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हुए मुझे वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़े, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं उसे दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक होता है अनरिजॉल्व फॉर्म और एक होता है रिजॉल्व फॉर्म। ये वाली फॉर्म कौन सी है बच्चों? ये है रिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। तो मैं कहता हूं अगर 3 इस तरफ और 4 ऊपर की तरफ, तो ये जो नेट होगा, मैं अल्टीमेटली 3 इधर गया, देखो 3 आई मतलब मैं 3 इस तरफ गया, फिर मैं 4 ऊपर गया, तो मैं 3 अगर चला, फिर मैं 4 गया, मैं कहां से कहां चला गया बच्चों? मैं यहां से यहां पहुंच गया। तो बच्चों ये लेंथ क्या है? 5 है। ये लेंथ क्या है? 5 है, ठीक है। तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कैसा है 5? भाई ये है x की तरफ, ये है y की तरफ, दोनों ये परपेंडिकुलर आपस में, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाए, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 5। तो बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड तो आ गया, विथ एंड एंगल विथ प्लस x। तो बच्चों अगर ये एंगल फाइंड करना है तो अपने लिखेंगे tan थीटा बराबर 4/3। तो थीटा कितनी होगी बच्चों? tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अपने या तो आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, और अपने को पता है tan थीटा 4/3 अगर होता है बच्चों, तो ये एंगल थीटा कितना है? ये थीटा है 53 डिग्री। तो पार्ट 1 का अपने को दोनों पता लग गया, मैग्नीट्यूड पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लग गया, राइट। अब बात करते हैं बच्चों वेक्टर बी की, सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों? -3i का मतलब 3 अलॉन्ग नेगेटिव x, और -3j मतलब मैं 3 गया नीचे तरफ भी, 3 अलॉन्ग नेगेटिव y। तो हम लोग यहां से यहां गए। मुझे अगर वेक्टर b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है, तो भाई ये वापस देखो परपेंडिकुलर है, तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 3√2। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से आ गया, तो मैं कहां से कहां गया? मैं यहां से आ गया। कितना है ये? 3√2। कितना हो गया ये? 3√2। और बच्चों मुझे अगर ये एंगल फाइंड करने कहा जाए, ये एंगल कितना है? मैं लिखता हूं अगर से कोई थीटा, तो मैं लिखता हूं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया 1, मतलब थीटा हो गई 45 डिग्री। तो ये अगर एंगल 45 डिग्री है, मैं बोलूंगा 45 डिग्री विद द नेगेटिव x। तो पॉजिटिव एक्सेसन कितना? अगर यहां बन रहा है 45, तो ये वाली एंगल अगर देखा जाए इधर इस सेंस में 135। मैं अगर ऐसे देखूं तो 180 प्लस 45 225, ठीक है। ऐसे देखा जाए 135, ऐसे देखा जाए 225। तो मैं क्लियरली मेंशन कर देना होगा कि 225 डिग्री अगर हम लोग इस तरह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाके देखते हैं, और 135 अगर इस तरह देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी अगर जब भी एंगल नापा जाता है ना प्लस x के साथ, तो हम लोग हमेशा इसी एंगल की बात करते हैं। हम लोग इस सेंस को कहते हैं प्लस 225, और मैं इस सेंस को कहता हूं -135। इस वाले सेंस को हम लोग एंगल्स को जब भी मेजर करते हैं बच्चों, मैं इसे वाइप ऑफ कर रहा हूं पूरा चीज को। हम लोग जब भी एंगल मेजर करते हैं बच्चों, तो जब भी एंगल ऐसे मेजर होती है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो इसे हम लोग कह सकते हैं +30, और इस वाले एंगल को हम लोग कह सकते हैं -30। जनरली स्टैंडर्ड वाइज ये सेंस है, ठीक है ना। तो अपने को पता लग गया इसका आंसर क्या है? 3√2, और एंगल कितना? 225 डिग्री। ये वाली कितनी थी बच्चों? ये थी 5 मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना आया था बच्चों? 53 डिग्री। अब आती बारी इसकी। तो मैं c को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? -√3i मतलब मैं गया 3 इधर की तरफ, मैंने अगर से ब्लैक से रिप्लेस कर दिया, ब्लैक इंक यूज कर रहा हूं। -√3i मतलब -√3, मैं माइनस साइन हटा देता हूं। -i कैप मतलब डायरेक्शन हो गया √3 इधर की तरफ, और j कैप ऊपर की तरफ मतलब 1 ऊपर की तरफ। तो मैं इधर गया √3, मैं गया 1 इधर, तो अल्टीमेटली मैं यहां से यहां गया बाय ट्रायंगल लो, ठीक है। तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी? रूट ओवर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 4 का रूट होता है 2। तो बच्चों ये लेंथ है 2। ये एंगल कितनी है बच्चों? ये थीटा। तो लिखते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। ये कितना होता है? tan थीटा अगर 1/√3 है, तो ये थीटा कितना होता है? 30 डिग्री। तो बच्चों अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल नापा जा रहा है नेगेटिव x से, तो इसके संग कितना एंगल बन रहा है? 150 डिग्री विद द पॉजिटिव x। तो आंसर हो गई 2 मैग्नीट्यूड और 150 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। बोला गया है एंगल विद प्लस x, ठीक है। फाइन। मैंने एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पर रख रखा है बच्चों, फटाफट देखते हैं। मैंने जो भी यूनिट वेक्टर की बातें सीखी है ना, उसी का यूज चल रहा है। ऑर्थोगोनल वर्ड मैंने एक बार यूज किया था थोड़े पहले। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर,
मैं कहता हूं अगर आई कैप, जे कैप, के कैप आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अमंग देमसेल्व्स, आपस में सब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऑर्थोगोनल मतलब आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन है, अ वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ वेक्टर 3i + 4j एंड वेक्टर 7i + 24j, वेक्टर b, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b। एक वेक्टर c बनाना है जिसकी वैल्यू b के बराबर हो, मतलब मैग्नीट्यूड b के बराबर हो, पर डायरेक्शन किसके बराबर हो, जिस तरफ a हो और a के अलोंग डायरेक्शन हो। तो मुझे पता है ये मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है 3i + 4j। मुझे इस वेक्टर में से इसका डायरेक्शन पार्ट निकालना है, मुझे देखना है कि मैं किस तरीके से बिना इसके वैल्यू को यूज किए, मतलब मुझे इसके अंदर से डायरेक्शन पार्ट को निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इस वेक्टर में जानता हूं दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैं अगर इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो सिर्फ 1 × डायरेक्शन रहेगा, मतलब वैल्यू रहेगा 1 और साथ में साथ जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन रहेगा। तो अगर मैं लिख दूं 3i कैप + 4j कैप, अगर ये हो गया वेक्टर बाई √3² + 4², बच्चों इसी को हम लोग लिखते हैं a कैप, ठीक है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया 3/5 i कैप + 4/5 j कैप। कैसे लिख रहे हैं, 3² + 4², 25 का रूट मतलब 5, तो 3/5 i, 4/5 j, तोड़ के लिख दिया इस तरह। ये हो गया बच्चों a कैप। और b की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो √b की मैग्नीट्यूड होती है 7² + 24²। आई होप सबको पता है कि मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड किया जा रहा है। मैं कहता हूं 7i मतलब 7 अलोंग x गए, मैं कहता हूं 24j मतलब 24 ऊपर की तरफ अलोंग y गए। तो कहां से कहां चले गए, शुरुआत से एकदम एंड तक देखा जाएगा, 7 ऐसे गए, 24 ऐसे गए, तो यहां से यहां गए। ये लंबाई कितनी है बच्चों, √7, क्योंकि ये है 7 और ये क्या है 24। पाइथागोरस फॉर्मूला लग रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपने, है ना, मतलब ये रिजॉल्व फॉर्म से अनरिजॉल्व फॉर्म में ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया 49 + 576, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 576 + 49, ये होती है लगभग 625 की रूट, मतलब 25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 24 का स्क्वायर 576 + 49 मतलब हो गया 225, तो 625 का रूट हो गया 25। तो हम लोगों ने यहाँ का पार्ट को हटा देना है बस। ये क्लियर है भाई, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है कि भाई b की मैग्नीट्यूड आती है 25 और इनटू a कैप करना है, समझ आ रहा है ना। बोला फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ b, तो वैल्यू b की, तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, एंड पैरेलल टू a, तो a का डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन मतलब a कैप कर दो, क्योंकि भाई a कैप मतलब वैल्यू 1 बट डायरेक्शन सेम एज वेक्टर a। किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वैल्यू 1 बट डायरेक्शन सेम एज वेक्टर a। तो ये कितना हो गया 25 × 3/5, 3/5 i कैप + 4/5 j कैप, 3/5 i कैप + 4/5 j कैप। सॉल्व करेंगे बच्चों, 25 और 5 कैंसिल होगा, 5 से 15 i कैप, 5 होगा 5 4 20 j कैप। ये हो गया नया वेक्टर जिसमें वैल्यू तो है b का और डायरेक्शन है a का। आराम से समझ सकते हो डायरेक्शन कैसे निकाले, a से a का यूनिट वेक्टर बना दिए, और वैल्यू कैसे निकाले b का, बस यहां से मैग्नीट्यूड निकाल दिए, राइट। जब भी मुझे किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, उसके डायरेक्शन को इस्तेमाल करना है या बोलना है उस तरफ चलना है, तो उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर बनाया जाए, उससे हम लोग जो भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना उसे मल्टीप्लाई करके वेक्टर बना सकते हैं। हर वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ग्रेट। अब मुझे कुछ छोटी छोटी और बातें करनी है, तो मैंने यूनिट वेक्टर की सारी मतलब बेसिक बातें बता दी। मैं बता दूं बाय द वे, मैं ये जब टॉपिक बता ही रहा था, मैं बता दूं बाय द वे, ये बातें सबको पता होनी चाहिए। जब हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बात बस जानकारी के लिए, मैं हम लोग आगे करने वाले हैं इस पर बात। जब मैं कहता हूं 3i + 4j और फिर मैं कहता हूं +4i + 4j, वेक्टर को तो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, अनरिजॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड।
ये तो रिजॉल्व फॉर्म है। तो बच्चों 3i मतलब 3 अलोंग x गए, फिर प्लस करना 4i, फिर 4 वापस अलोंग x गए। मैंने बताया था वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव लाइक स्केलर। तो जब मुझे ऐड करना होता है रिजॉल्व फॉर्म ऑफ वेक्टर्स को, तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण कॉमन सेंस काफी होता है। मैं कहता हूं कि अगर मैं जा रहा हूं 3 अलोंग x, फिर मैं बोलता हूं मैं 4 भी जाऊंगा अलोंग x, मुझे कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही लाइन में वेक्टर्स एकदम सिंपल ऐड किए जा सकते हैं। तो 3 + 4 यहां पे होता 7i, प्लस 4 यहां पे होता 8j। तुम्हें मिल गया ये अगर a और ये b है तो बच्चों ये हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैं सीधा यहां पे जाता, मुझे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड निकालना, मैं करता √7² + 8²। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर मान लीजिए i कैप j कैप और k कैप भी होता, कुछ नहीं है, तब √ जैसे यहां पे हुआ ना 7 8, और मान लो यहां पे बाई चांस लेट से 5k कैप होता, लेट से ऐसा कुछ होता, मान लेते यहां पे 2k कैप होता और यहां पे 3k कैप होता। इसका फिजिकल मीनिंग है कि 3 चलो अलोंग x, 4 चलो ऊपर और 2 चलो बाहर की तरफ, जहां से जहां पहुंच गए ये मेरा नेट वेक्टर था। या फिर 4i 4j 3k मतलब 4 गए अलोंग x, 4 गए ऊपर, फिर 3 गए अलोंग z, फिर यहां से यहां पहुंचे। तो जो भी हो, तो हम लोग तोड़ कर ऐड कर सकते हैं, i को i से, j को j से, k को k से, ये जो भी आया। अब अगर मुझे पता लगाना था नेट वेक्टर, ये नेट वेक्टर आ गया। ये i कैप j कैप k कैप भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी एक रिजॉल्व फॉर्म है वेक्टर है, पर ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये एकदम एग्जैक्टली बताता हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, कितना गए, कैसे निकालोगे, इस तरह मैग्नीट्यूड करोगे। साथ में अगर 5 आया तो 5 का स्क्वायर भी लगा दो, सारे कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लगाओ। इसको मैं लॉजिकली भी और एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो वेक्टर्स को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, अनरिजॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे तो दोनों फॉर्म के लिए हम लोग सीख के रखेंगे। अनरिजॉल्व के लिए हम लोग ने फॉर्मूला सीख रखा था, वो r वाला फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा है ना एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन में -2ab cos थीटा। अब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है रिजॉल्व फॉर्म पर, तो बड़ा साधारण सा i को i से, j को j से, k को k से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। और अगर बोला जाए कि इसकी मैग्नीट्यूड बताओ, तो जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीखें एकदम वैसे ही करना है। ठीक है, एंगल को लेकर बातें हम लोग और भी करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे इन पर आई होप अभी तक सारी बातें क्लियर है। मैं आगे चलता हूं। बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो मेरे घर पे कोई भी फैन, कोई पंखा, कोई पानी की बोतल कहां पर लोकेटेड है, कहां पे रखी हुई है, मुझे उसे लोकेट करना है। और उसे लोकेट करते वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं घर के एक कोने को, इस रूम के एक कोने को मैं अगर ओरिजिन मान लूं, ठीक है, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि ये बॉटल जो मेरे सामने रखा हुआ है, या फिर मेरे माथे पे एक सीलिंग पर एक फैन है, या मेरे सामने जो जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जो कैमरा है वो कहां रखी हुई है, मैं उसे लोकेट करना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली मैं अगर ओरिजिन लेता हूं रूम के इस कोने को, तो किसी को मैं बोलूंगा x, मैं कहीं को बोलूंगा, मैंने बोला कि मैंने कुछ x मूव किया, मैंने कुछ y मूव किया और मैंने कुछ z मूव किया और मैं वहां पहुंच गया। राइट, मैं वहां पहुंच गया। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि अच्छा मैं गया 2 मीटर लॉन्ग x, 3 मीटर लॉन्ग y, 4 मीटर लॉन्ग z, अच्छा मैं वहां से वहां पहुंच गया अल्टीमेटली। तो मैं या तो सीधा बोलता अच्छा मेरे को पता है वो टीवी कहां है, अच्छा मेरे को पता है वो फैन कहां है, अच्छा मेरे को पता है वो कैमरा कहां है, मैं सीधा बोलता, वो था अनरिजॉल्व फॉर्म। और वही मैं x y z में तोड़कर बताता, वो होता रिजॉल्व फॉर्म। तो यहां पर मैंने बोर्ड में बच्चों ये दिखा के रखा है, देखो, या तो मैं वेक्टर को सीधा ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये एक प्लेन में और ये 3D में, या तो मैं सीधा लिखूं xi + yj + zk। ये भी एक तरीका हो गया किसी भी चीज का पोजीशन बताने का। मुझे बताना है कि मेरे घर का कोना अगर ओरिजिन है और मेरा कोई पर्टिकुलर सामान है वो 2, 3, 4 पे रखा हुआ है, मैं बोलूंगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा 2i + 3j + 4k। मतलब मुझे 2 चलना पड़ेगा लॉन्ग x, 3 चलना पड़ेगा लॉन्ग y, 4 चलना पड़ेगा लॉन्ग z ओरिजिन से, ताकि मैं वहां पहुंच जाऊं जहां पे वो मेरा चीज, जो भी सामान है, वो मेरा टीवी, कैमरा, जो भी हो सकता है, उसका मैं लोकेशन बता पाता हूं। समझ आया? तो या तो मैं वेक्टर r बोलूं और मुझे पता है वेक्टर r क्या है, इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया रिजॉल्व फॉर्म। या मैं सीधा ये लंबाई बताता, लंबाई कितनी होती, √x² + y² + z²। और डायरेक्शन कैसे बताते, कोई एंगल बताना पड़ता है, अच्छा x संग ये एंगल, या y के संग ये एंगल, या फिर z के संग ये एंगल। ठीक है, मैं इस पर और डिटेलिंग बाद में करूंगा जब एप्लीकेशंस की बात करेंगे। आई होप ये लॉजिक पता है। फिर तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फिर मैं अगर किसी पोजीशन पे अगर चला गया, लेट्स से
मैं किसी पोजीशन से किसी पोजीशन में चला गया तो हम लोग कितना डिस्प्लेस करते हैं? नियम है हम लोग हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट्स से फाइनल पोजीशन जो भी है, यहां पे मैंने डायग्राम से बना के रखा है, अगर यहां का पोजीशन है x2, y2, z2 और यहां का पोजीशन है बच्चों x1, y1, z1, तो अपने आराम से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप। कैसे माइनस कर रहे हैं बच्चों, कैसे माइनस कर रहे हैं? बताने का दो तरीका है मेरे पास यहां पर। मान लो मैं किसी पोजीशन से किसी पोजीशन पे गया, तो अगर मैं इसे कहता हूं पोजीशन वेक्टर r1, मैं इसे कहता हूं कोई x और ये है मेरा r2, तो हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों r1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू r2, और मैं लिख दूंगा x इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1, और यहीं से तो यहीं गए, इसी को हम लोग चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ट्रायंगल लो, सिंपल ट्रायंगल लो। मैं अगर यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, तो अल्टीमेटली हम लोग कहां से कहां गए? यहां से यहां गए, है ना। r1 प्लस वेक्टर x इक्वल्स टू r2, ठीक है। तो हम लोग माइनस करें बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं माइनस करते वक्त मतलब वेक्टर x क्या है? r2 माइनस r1, और कहीं ना कहीं यही तो है ना जो हम लोग यहां से यहां गए, इसी को तो डेल्टा r भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा r क्या है? r2 माइनस r1। तो अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं, अच्छा इसका पोजीशन अगर x2, y2, z2 और इसका पोजीशन x1, y1, z1 है, तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर x2, y2, z2, यहाँ का x1, y1, z1 माइनस करेंगे तो इस तरह आ जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। y को y से माइनस करो, x को x से और z को z से, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और कोई बोले अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे भाई? इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? ये जो भी हम लोग के पास आया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? रूट ओवर ये वाला का स्क्वायर, जैसे अभी सीखे, i के संग वाले का स्क्वायर प्लस y के संग वाले का स्क्वायर प्लस z के संग वाले का स्क्वायर। बच्चों इस तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं फटाफट इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूं, वही मैंने डायग्राम बना के रखा है एक बार और। मैं इसकी एप्लीकेशन, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट -1, 2 टू 2, 3, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहां से यहां गए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x को x से माइनस करेंगे बच्चों, 2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और कुछ नहीं, z है नहीं तो रूट ओवर दिस। तो ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम लोग ने ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखा है, मैथ्स में भी ऐसे, है ना। 2 माइनस -1, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √10। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करूं, मतलब आई कैप जे के फॉर्म में प्रेजेंट करूं बाय द वे, तो 2 माइनस -1 मतलब 3 आई कैप, 3 माइनस 2 मतलब प्लस जे कैप, ये प्रेजेंटेशन हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, x को x से माइनस करो, y को y से माइनस करो, z को z से माइनस करो, ठीक है। ये हो गया रिजॉल्व फॉर्म प्रेजेंटेशन। अनरिजॉल्व फॉर्म में कैसे बताएंगे? ये रहा मैग्नीट्यूड, और अपने आराम से फिर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वो होता y वाला कोएफिशिएंट बाई j, y वाला कोएफिशिएंट बाई x वाला कोएफिशिएंट, और यहां से थीटा आ जाता tan इनवर्स ऑफ 1/3। मतलब ठीक है, ये दूसरा प्रेजेंटेशन हुआ। किसी वेक्टर को दो फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं मैग्नीट्यूड ऐसे बताऊं और मैं एंगल ऐसे बताऊं, या मैं सीधा आई कैप जे के फॉर्म में बता दूं। इसे कहते हैं रिजॉल्व फॉर्म, और इसे कहते हैं अनरिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। फाइन, रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन in 2 directions which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to the horizontal। तो बच्चों यहां पर 30 डिग्री पर एक इस तरह का एक वेट रखा है जिसका वजन है 10 न्यूटन नीचे की तरफ, इन 2 डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। बोला गया है इस तरफ और इस तरफ में इस 10 को रिजॉल्व किया जाए। तो बच्चों अगर 10 न्यूटन इस तरफ है, ये 90 डिग्री है, ये 60 होगा, तो ये वापस 30 हो जाएगा। कैसे? मुझे पता है कि अगर ये 30 है, ये 90 है, तो 60, तो ये भी 30 होगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। मुझे पता अगर ये 10 है बच्चों, तो इस तरफ होगा 10 cos 30 और इधर होगा 10 sin 30। इस तरह हम लोग
समझ सकते हैं कि जब भी कोई वेट रखा जाता है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो जो भी वेट होता है उसका एक कंपोनेंट मतलब कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ और साइन कंपोनेंट इधर की तरफ काम करता है। ये जो भी एंगल होता है वही वाला एंगल का कॉस और वही वाला एंगल का साइन। इसे जान के रखो, अपने इस पर और डिटेलिंग करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है बच्चों, फटाफट ये क्वेश्चन होमवर्क की तरह ले लो, इसे होमवर्क की तरह लो, असाइन करना, खुद से ट्राई करना। रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन व्हिच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक पीछे वाले क्वेश्चन की तरह रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, इसे ट्राई करके रखना है, सबको खुद से ट्राई करके रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये एक और क्वेश्चन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट पर। देखो बोला गया ना हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड, सॉल्व करते हैं फटाफट इसे। A person is standing at a point A. At this point, he installs a 5 meter long pole vertically. Now he moves 5 meter towards east. East मतलब along X. And 2 meter towards north मतलब 2 meter towards Y. And reaches at a point B. There he installs another 3 meter long vertical pole. तो भैया पहले वाली पोजीशन जो भी थी, अगर मैं कहता हूं 0,0,5 मतलब अगर मान लेते हैं एक पोल है, यहां पे ये ओरिजिन है ग्राउंड पर और ये पोल का टिप है। ठीक है, मैं यहां से 5 मीटर गया ईस्ट, फिर 3 मीटर गया नॉर्थ, फिर मैं यहां पे एक पोल लगा दिया और ये पोल की लंबाई इस बार है 3 मीटर की। सवाल है अगर एक चिड़िया अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों मैं कहूं पहले वाले की पोजीशन वेक्टर है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप, बिकॉज पोल की लंबाई 5 है और चिड़िया टिप पे बैठी हुई है। तो व्हाट इज R2? R2 है, हम लोग गए 5 अलॉन्ग x, गए कितना फिर अलॉन्ग y, 2 मीटर अलॉन्ग y, और फिर गए 3 मीटर अलॉन्ग z। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बच्चों? R2 माइनस R1, 5 माइनस 0 5i कैप, 2 माइनस 0 2j कैप, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2k कैप। कोई बोलता है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो R2 माइनस R1 का मॉड इज 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, कोई बोलता वेक्टर फॉर्म बताओ, तो वेक्टर फॉर्म बता दी। बोला गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए R2 माइनस R1 की मॉड लेनी पड़ती है भाई। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये होता है 25 प्लस 4 प्लस 4 रूट 33, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 33। ये मेरा आंसर हो गया, जो भी है ये आंसर कि मैग्नीट्यूड निकालने बोला गया। ठीक है, तो भाई आई होप यहां तक में सबने सब कुछ समझ लिया है, कोई डाउट किसी को नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग आज यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। आई होप सारी बातें सबको बढ़िया से समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को लेकर, जहां पे हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे और फिर आगे की बात करने वाले हैं। हम लोग ने जो भी चीज सीखी है बच्चों, उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट भी आएगा एंड की तरफ, जो मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट होगा, जहां पे सब तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। किसी बच्चे ने कुछ भी अगर डाउट पूछना है, कुछ भी डाउट रहता है, जरूर कमेंट करें। हम लोग उस पर जरूर आने वाले टाइम पर, आने वाले वीडियोज में सारी बातें डिस्कस करके और क्लियर करना चाहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।